कंसिडरेशन में अपन ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड तक पहुंच चुके हैं। नंबर 1 कि सर कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का एलिमेंट जरूरी होता है, बिना उसके कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। न केवल कंसिडरेशन का एलिमेंट जरूरी होता है, पर सर वो सारी पार्टीज के लिए, दो है तो दोनों पार्टीज के लिए, चार है तो चारों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यस, देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल, जहां पर कुछ पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं भी होता है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उसके बाद में अपन ने कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स करे थे, ठीक है। फिर अपन ने काफी एक टॉपिक ये भी किया था दैट सर कंसिडरेशन जो है वो किसी भी पार्टी से आ सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन किया था, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट कॉन्ट्रैक्ट तो प्राइवेट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है, तो थर्ड पार्टी उसे इन्फोर्स नहीं करा सकती। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी पड़े थे। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी कैन नॉट एनफोर्स, इसके एक्सेप्शंस भी पड़े थे। इस पे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है, भले ही वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी वो स्यू कर सकती है। फिर अपन ने स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू। दैट मीन्स कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से भी आ सकता है तो भी वो वैलिड कंसिडरेशन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन किया था। उसके बाद में आज अब अपन नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। क्या टॉपिक है कि सर वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। दैट मीन्स कि सर अभी मैंने आपको बोला कि सर दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। एक के लिए घर है तो दूसरे के लिए 2 करोड़ रुपए। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही पार्टी को कंसिडरेशन मिलता है, दूसरी को नहीं भी मिलता है, तो भी कानून ने उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला है। वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैसे तो नहीं होती है, बट एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दक्ष अग्रवाल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। Yes, sir. Validity of an agreement without consideration. General rule is that no consideration, no contract. In every valid contract, consideration is very important. However, there are certain exceptions to this rule. These are first, natural love and affection. When an agreement is expressed in writing, registered under law, made on account of natural love and affection between parties, and the parties are standing in a near relationship with each other, like husband and wife, is valid even without consideration. ठीक है, Example. रुक जा। सर कई बार कुछ एग्रीमेंट्स जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे बेस्ड होते हैं। तो सर आप अपने कोई मतलब हितैषी हैं जो हमको बहुत मतलब प्रेम करते हैं, हमारी देखरेख करते हैं, वो यदि हमें कुछ दे रहे हैं और हम बदले में उनको नहीं भी दे रहे हैं तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट इसके लिए 3-4 जरूरी बातें कि ये भी होनी चाहिए तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या कि सर पहली बात तो ये राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। एक्स ने इसको जो वाई को दे रहा है ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वो एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो ओरल में भी होते हैं और रिटर्न में भी होते हैं, दोनों ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यस सर। तो सर इधर के लिए कंपल्शन आ गया है कि सर ऐसे एग्रीमेंट्स विच आर मेड ऑन बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन must be in writing. Second, they are also registered. They are also registered. देखो, कभी आप लोगों ने देखा है कोई लैंड की डील होते हुए, तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो सेलर है और बायर है दोनों जाते हैं, एग्रीमेंट को राइटिंग में लाते हैं और उसको रजिस्ट्रार के पास में रिक्वायर्ड स्टैंप ड्यूटी भर के और रजिस्टर करा देते हैं, ठीक है। वहां से फिर रजिस्ट्रार उनके ऊपर
सॉरी, रजिस्ट्रार उनके ऊपर सील वील लगा के और उसको ऑथेंटिकेट करके देता है कि हाँ तुमने ये डॉक्यूमेंट मेरे साथ में रजिस्टर करा लिया है फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ दिस लैंड। तो रजिस्ट ये एग्रीमेंट जो विच आर बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन मस्ट बी इन राइटिंग। सेकेंड, एक तो होता है आप केवल राइटिंग में लाके रख दो, दूसरा रजिस्टर भी करा सकते हो, रजिस्टर भी कराना होता है। तीसरा, दे मस्ट बी मेड between parties who are near in relationship. Parties must be near in relationship. Now what do you mean by relationship? कनव को पूछूंगा तो कनव बोलेगा कि सर मेरे काका के, बाबा के, चाचा के, मामा के, ताऊ के, ये के, वो के, ये मेरे रियल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये तो मेरे नियर इन रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कैसा होता है? नियर इन रिलेशनशिप को दो एस्पेक्ट में समझो कि सर या तो ब्लड रिलेशनशिप हो, ठीक है, जैसे कि डॉटर एंड मदर या डॉटर एंड फादर, डॉटर मतलब फादर एंड सन, ठीक है। ब्लड रिलेशनशिप आ गया ना यहाँ पर? यस सर, जैसे चाचा ताऊ ये जो भी है जो एकदम इमीडिएट वाले हैं ये ब्लड रिलेशन में आ गए। या फिर देखो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, तो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में इनमें कोई ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं होता है, बट इससे ज्यादा नियर रिलेशनशिप ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नियर इन रिलेशनशिप। तो या तो ये या ये, जनरली इन्हीं पे एग्जाम्पल्स आएंगे आपके, ठीक है। तो सर पहला, जहाँ एक पार्टी दूसरे को ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन दे रही है, दूसरी पहली को कुछ नहीं दे रही है, तो सच एन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। सेकंड, रजिस्टर्ड। थर्ड, द पार्टीज मस्ट स्टैंड इन रियल रिलेशनशिप। और चौथा और बहुत बेसिक सा रिक्वायरमेंट है, दैट एग्रीमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वहां सही में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। यदि ये चार उस लव एंड अफेक्शन के कारण वो एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, तो फिर भले ही एक से दूसरे को कंसिडरेशन मिल रहा है, दूसरे से पहले को नहीं मिल रहा है, तो भी कानून बोलता है कि ये अबव रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इट वोंट बी इलीगल और अनलॉफुल ऑन अकाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ओनली वन पार्टी। कानून बोलता है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बात समझ में आ गई मिधुष मोदी? हाँ, तो ये पुष्पा क्यों बना हुआ है तू आज यूं करके और यूं एकदम, है कि सर 8:30 बजे आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मैं पुष्पा नहीं तो और क्या बनूं? चलिए आ जाइए। अब देखो, agreement is based which are when an agreement is expressed in writing, registered, made on account of natural love and affection between the parties who are near in relationship with each other, is valid even without consideration for both the parties। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ना भाई दक्ष। A husband, on account of natural love and affection, promises his wife in writing to give her 1 lakh rupees. A gets his promise registered. This is a valid contract, even without valuable consideration for A. ठीक है, आपको मैंने बोला था चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में मैंने एक क्वेश्चन, चैप्टर 1 या 2 में मैंने एक क्वेश्चन बैंक करते हुए आपको बोला था कि ये एक एग्जाम्पल ऐसा है जो कंसिडरेशन का चैप्टर खत्म होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा। क्या हो रहा था उस एग्जाम्पल में कि सर उस एग्जाम्पल में एक एक मिनट, हाँ, उस एग्जाम्पल में हस्बैंड और वाइफ थे। वाइफ का बर्थडे आ रहा था, ठीक है, तो हस्बैंड ने उसको एक हीरो का हार देने का वादा किया था। याद आ रहा है वो एग्जाम्पल? मैंने कहा था ना थोड़ा सा एक एंगल कंसिडरेशन के चैप्टर के बाद समझाऊंगा। तो सर हस्बैंड ने उसको बर्थडे पे हीरो का हार, डायमंड नेकलेस दिलाने का वादा किया। वाइफ चतुर थी, वाइफ बोली यदि आप सही में मुझसे प्यार करते हैं तो इस एग्रीमेंट को राइटिंग में लाइए और रजिस्टर करवाइए। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि सर सबसे पहले तो एग्रीमेंट वाज रिड्यूस्ड इन राइटिंग, यस सर। इट वाज रजिस्टर्ड, यस सर, क्वेश्चन में था कि उसको रजिस्टर कराया गया। तीसरा कि सर इट इज बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यस सर, लव एंड अफेक्शन। एंड वाज इट बिटवीन द पार्टीज नियर इन रिलेशनशिप, यस सर, हस्बैंड एंड वाइफ। तो चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। तो भले ही ये इधर से इधर कंसिडरेशन जा रहा है, इधर से इधर कुछ नहीं जा रहा है, पर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एज पर द चैप्टर ऑफ कंसिडरेशन। यही हम इसको
डोमेस्टिक एग्रीमेंट के नाम से पढ़ते। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर, अपन ने पढ़ा था ना, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल, इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो एग्रीमेंट्स होते हैं। लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए नहीं होते, उसका एक रीजन पढ़ा था। कुछ एग्रीमेंट्स डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, सोशल एग्रीमेंट्स, मॉरल एग्रीमेंट्स या रिलीजियस एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। याद आ रहा है? फिर मैंने इसी क्वेश्चन पे बोला था ये वाला का पार्ट, इस हिसाब से तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा था कि कंसिडरेशन वाले चैप्टर में जब एक पार्ट आएगा तब मैं इसको समझाऊंगा कि क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब समझ में आ गया? बोलो यस और नो, क्योंकि इसमें चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है। बोलिए यस और नो। कर्नावट समझ में आ रहा है या क्वेश्चन मार्क लग रहा है? क्वेश्चन मार्क सर या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। ओके, ठीक है। चलिए, बाकी प्रिशा मैडम कहाँ चले गए? सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं? यहाँ पे बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार लीव हो जा रहा है। अरे यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। क्या रिपीट करूं, बोल, क्या समझ नहीं आया तेरे को? सर पूरा ही आवाज ही नहीं आ रही थी। तो एक काम कर बेटा, ये वाला जो पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट है ना प्रिशा, हाँ सर, हाँ सर। ये है ना, एक बार रिकॉर्डिंग से जरूर जरूर वापस देखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ओके। ओके। चलिए, पहली बात। दूसरी बात, काबरा जी आपको समझ में आया या लेट आए हो? सर एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया थोड़ा, तो मेरे को कनेक्शन ही नहीं समझ आया कहाँ से। तो तू भी देखेगा, 100% देखेगा, क्लास खत्म होने पे 100% रिकॉर्डिंग से देखेगा। 15 मिनट में मैं सर अपलोड मुझे करूंगा। पूछना है, वो सैटरडे को एक ही रिकॉर्डिंग थी क्या? पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा भाई, अभी याद नहीं है। चलिए, नेक्स्ट। सैटरडे को मेरे को एक ही रिकॉर्डिंग दिख रही है इसके लिए। देखना पड़ेगा मेरे को भी। चलिए, नेक्स्ट। एग्जाम्पल समझ लिया। अब आइए अपन दो इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पे केस लॉ करते हैं। दो इंपॉर्टेंट केस लॉ करते हैं। सबसे पहला है, कविश तू कभी वीडियो ऑन मत करना बेटा, अभी मजे कर। 11वीं में है ना, 12वीं में मैं मजे करूंगा तेरे साथ। ठीक है? अभी तू मजे कर, बाद में मैं मजे करूंगा। चलिए, नेक्स्ट। केस लॉ। केस लॉ पढ़ना भाई। दो केस लॉ हैं, तीन केस लॉ है। वेंकट स्वामी वर्सेस अंग स्वामी, पूनू बीबी वर्सेस फयाज बख्श, और राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ। तीनों केस पढ़ने हैं, कुछ ना कुछ अपने को समझ में आएगा तीनों से। दक्ष अग्रवाल बोल, क्या हुआ? तो मेरे को एक नॉर्मल क्वेश्चन था कि ऑल रिटन एग्रीमेंट्स नहीं, ऑल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स आर इन राइटिंग, करेक्ट? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तू कहीं पर कोई चीज को रजिस्टर कराने जा रहा है, तो वो किसी डॉक्यूमेंट पे लिख के उस पे साइन करके फिर ही रजिस्टर हो पाएगा ना। तू कहेगा रजिस्ट्रार साहब, मैं आपके सामने ओरल एग्रीमेंट हम दोनों कर रहे हैं, बस आप तो रजिस्टर कर लो, क्या वो कर पाएगा उसको? सिंपल सी बात है। जब तक तू डॉक्यूमेंट पे उसको रिड्यूस डाउन नहीं करेगा, वो बेचारा कैसे रजिस्टर करेगा? ठीक है? चलिए, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इनके केस लॉ। पहला केस लॉ पढ़ भाई। Venkat Swamy versus Angaswamy, an elder brother on account of natural love and affection promised to pay the debts of his younger brother. Agreement was put to writing and registered. Held agreement was valid. सर, छोटे भाई ने कुछ घपले वपले कर दिए थे। कुछ घपले तो क्या कर दिए उसने, मार्केट से उधार ले लिया था, वो चुका नहीं पा रहा था, तो उसके बड़े ब्रदर ने उसके बिहाफ पे वो चुकाने का नक्की किया। ओके सर, इस एग्रीमेंट को वो राइटिंग में भी ले आए, रजिस्टर भी कर दिया। ओके सर, एग्रीमेंट वॉज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, भाइयों के बीच में होता ही है। हाँ, होता ही है, जरूरी नहीं है था, इसलिए उसने, बड़े भाई ने छोटे भाई का कर्ज चुकाना स्वीकार किया। ऐसे तो भाई लोग लड़ते हुए भी आपको फैमिली में कहीं ना कहीं दिख जाते होंगे, बड़ा भाई छोटा भाई आपस में लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, बहुत कॉमन सीन होता है ये। ठीक है? तो सर, राइटिंग, रजिस्टर्ड, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, प्लस चौथा पॉइंट क्या था कि सर, एग्रीमेंट वाज मेड इन राइटिंग, रजिस्टर्ड, पार्टीज मस्ट बी नियर इन रिलेशनशिप। ठीक है?
चारों पॉइंट्स थे, तो भाई का उसने चुकाने का नक्की किया, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही इसमें बड़े भैया को वापस कुछ नहीं मिल रहा हो तो भी। सेकंड केस पढ़ भाई, पूनू बीबी वर्सेस फयाज बख्श। Yes, Puno Bibi versus Fayaz Baksh. A husband by registered agreement promised to pay his earnings to his wife, held the agreement through without consideration was valid. एक हस्बैंड को अपनी बीवी पे बड़ा प्यार आया, हस्बैंड का नाम था फयाज बख्श और वाइफ का नाम था पूनू बीबी। ठीक है, बहुत प्यार आया, और आदमी जनरली जब बड़ा खुश होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे वादे करके बैठ जाता है जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ठीक है, सेम काम हुआ था रामायण में, जब पूरी रामायण होती ही नहीं यदि कैकई को दो वादे उन्होंने नहीं किए होते दशरथ जी ने खुश होके, तो रामायण नहीं होती। तो अब इस भाई ने भी यही किया, फयाज बख्श ने पूनम बीबी को वादा कर दिया कि मैं ताउम्र अपनी जिंदगी सारी ला जो भी अर्निंग कर रहा हूँ आपको लाके दूंगा। अ हस्बैंड बाय अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग्स टू हिज वाइफ। ठीक है साहब, हेल्ड द एग्रीमेंट दो विदाउट कंसिडरेशन वाज वैलिड। क्यों? राइटिंग में था, रजिस्टर्ड में था, नियर इन रिलेशनशिप थे, नेचुरल लव और अफेक्शन के बेसिस पे किया था। चारों बातें हो गई। अब इसने बाद में देना बंद किया तो बीवी ने केस ठोका इस पे, पूनू बीबी ने फयाज बख्श पे केस ठोका, ला भाई देना बंद क्यों कर दिया, देना पड़ेगा, और देना ही पड़ा। फर्नांडिस को तकलीफ हो रही है, बोल भाई क्या डाउट हो रहा है तेरे को? सर अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट बना ऑन द बेसिस कि वो लोग रिलेटिव एज कंसिडरेशन नहीं लिया, तो फिर अगर ऐसा कुछ हुआ लाइक आपने हस्बैंड वाइफ में अगर डिवोर्स हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा या वो स्टिल स्टैंड? A contract once made needs to be honored. A contract once made needs to be honored. बात समझ में आ गई इस एक स्टेटमेंट से तेरे को? पर सर वो पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस ही वो शादी थी, अब वो ही नहीं रही तो फिर क्यों? जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया उस समय तो सब सारे एलिमेंट थे ना, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना ना। सो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है आंसर? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। यस और नो? सो अब हस्बैंड उसको पूरा करने से पीछे हट रहा है तो भी वो लीगली एनफोर्सिएबल होगा। मैं केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे एक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर कहीं पर वो हिंदू मैरिज एक्ट आ जाएगा या मोमडन्स के बीच में कुछ होता है तो वो आ जाएगा। मैं उस एंगल से देख ही नहीं रहा हूं, अपने को क्या पढ़ना है? केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उस हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इट नीड्स टू बी ऑनर्ड। ठीक है, आइए तीसरा और Yes, sir. सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करते हैं, राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ। नाम भी जोरदार है, पढ़ भाई। A Hindu husband by a registered document, after referring to quarrels and disagreements between himself and his wife, promised to pay his wife a sum of money for her maintenance and separate residence. Held that the promise was unforeseeable since natural love and affection was missing. एक हस्बैंड थे भूतनाथ करके और उनकी वाइफ थी राजलक्ष्मी। ठीक है, तो अब इन दोनों में बनती नहीं थी, इन दोनों में बनती नहीं थी, तो इसने क्या एक राइटिंग में एक लिखा कि मेरी वाइफ से, मेरी बीवी से बनती नहीं है, रोज हमारे बीच में झगड़े होते हैं। ठीक है, तो श्रुति जी, ऋचा बांगड़ जी वीडियो ऑन कीजिए। रोज हमारे बीच में झगड़े होते हैं, ओके सर। तो चूंकि इस झगड़े से मैं तंग आ चुका हूं, इसलिए मैं इनको हर महीने कुछ ना कुछ एक अमाउंट दे दूंगा ताकि ये अपने अलग शांति से रहे, मैं अपने अलग शांति से रहूं। तो सर एग्रीमेंट इन राइटिंग था? यस सर। एग्रीमेंट रजिस्टर्ड था? यस सर। was made in between parties who are near in relationship? Yes sir. And is based on natural love and affection? No sir. ये लव एंड अफेक्शन नहीं था के कारण नहीं बन रहा था, ये तो क्वेरलिंग और लड़ाइयों के कारण बन रहा था, क्वेरलिंग और लड़ाइयों के कारण बन रहा था।
कि भैया ये मेरे से लड़ती रहती है या मैं इससे लड़ता रहता हूँ, कभी ये बर्तन मारती है कभी मैं ये करता हूँ, ठीक है, इस वजह से हम दोनों का रहना ही अलग, रहना ही अच्छा है। तो भले ही 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, पर ये चौथी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई ना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो गायब था उनके बीच में। तो सर क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अब बाद में उसने पैसे देना बंद कर दिए, तो वाइफ ने, राजलक्ष्मी ने भूतनाथ पे केस ठोका। ठीक है, केस का नाम क्या, राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ। तो सर क्या हुआ, कोर्ट ने ये देखने की कोशिश की कि सही में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना, बना तो भूतनाथ को देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं बना, तो इस वजह से भूतनाथ बेचारा बच गया, क्योंकि उसने एक सच्चाई बरत ली। क्या बरत ली? कि उसने उस एग्रीमेंट में लिख दिया हमारी रोज लड़ाइयाँ होती है इसलिए अलग रहे, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो सर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, और कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी भूतनाथ की नहीं होगी। हाँ, दूसरे धाराएं देखो, जब भी कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी पे केस करती है ना, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के ऊपर केस करते हैं, तो जिस जिस एक्ट्स की जो जो सेक्शंस लगते हैं सब लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये वाले, आईपीसी के ये वाले, ठीक है, इंडियन पीनल हिंदू मैरिज एक्ट के ये वाले। तो सर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बना है। हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट में भले ही बीवी को ये अलग से कुछ खर्चा देना पड़ा होगा, बट हमारा क्या पोवियो, हम तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से कोई जरूर, इट वाज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी तो इनकी भूतनाथ की क्रिएट हुई। एंसल बोल। तो सर फिर डिवोर्स कैसा टाइप का डॉक्यूमेंट है फिर? अपने में से अलग ही है या कोई भी एक अग्रीमेंट है दोनों के बीच? डिवोर्स इज, देख अब कैसे फाइल होता है, डिवोर्स इज जैसे हिंदू के बीच में तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर फाइल होता है। बात समझा? इट इज, हाँ सर, पर वो कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होता है? क्योंकि अगर हो रहा है तो फिर सर सिर्फ मोस्टली तो सिर्फ एक टाइप से कंसिडरेशन होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में काउंट नहीं होता, यही तो मैं बोल रहा हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट में काउंट होता है। ठीक है सर। ठीक है, उस एक्ट की तरफ अपने को नहीं जाना है, मैं यही तुमको बता रहा हूँ कि अपने को कॉन्ट्रैक्ट से चिपके रहो। ओके ओके सर। ठीक है, एंसल फर्नांडीज बार बार डिवोर्स की डंडी लेके घुस जाता है बीच में। फर्नांडीज, तू शादी अरे कराने सर से आ ज्यादा जाता है डिवोर्स डाउट। कराने में विश्वास करता है क्या? नहीं नहीं। चलो, तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन में। क्या पहला पॉइंट पढ़ा? हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि सर some agreements which are based on natural love and affection, ठीक है, expressed in writing, registered under law, made on account of natural love and affection, and the parties are standing in real relationship, then uh, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा इवन विदाउट अ कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। अच्छा, इसके बाद में जब अपन पॉइंट नंबर 5 कर लेंगे ना, तो मैं एक एग्जांपल कराऊंगा आपको जो दोनों पॉइंट से रिलेटेड है, completed gifts or agreements made on account of natural love and affection। ठीक है, याद दिलाना, एक सर स्पेशल एग्जांपल कराना था दोनों पॉइंट से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 2, कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पढ़ना भैया इसको। Yes, sir. A promise to compensate a person, wholly or in parts, who has already done something for the promiser is enforceable without consideration. एग्जांपल पढ़। A, at the risk of his life, saved the life of B. Afterwards, B promised to give 5,000 rupees. This is a valid contract even without consideration, since it is a promise to compensate the voluntary service rendered for the promisor. देखो, मिस्टर एक्स डूब रहे थे पानी में, मिस्टर वाई अपनी इच्छा से आए और इनकी जान बचाई, तो क्या मिस्टर वाई इनसे खुद से डिमांड कर सकते हैं कि ला पैसे ला, मैंने तेरी जान बचाई? नहीं, मिस्टर वाई खुद से डिमांड नहीं कर सकते। इस इवेंट को बहुत टाइम भी हो गया, तो अब मिस्टर एक्स को याद है कि मिस्टर वाई ने मेरी जान बचाने में पहले मेरी सहायता की थी, तो आज वो प्रॉमिस करते हैं
कि देख तूने मेरी सहायता की थी, मैं तेरे को 5,000 रुपए देने का वादा करता हूं, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इवन विदाउट, या तो इसको ऐसे बोल लो, इवन विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम y टू x। अभी एक से ही दूसरे को जा रहा है, दूसरे से पहले को नहीं जा रहा है। या फिर देखो लॉ के स्टूडेंट हो, इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि सर इससे पास्ट कंसिडरेशन ऑलरेडी यहाँ पर जान बचाने का आया हुआ है। कैसे भी बोल लो, या तो पास्ट कंसिडरेशन बोल लो या इवन विदाउट कंसिडरेशन भी बोल लो कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इसने अपनी इच्छा से कुछ सर्विसेज दी थी पहले, उसके लिए ये आज इनको कंपनसेट करने का वादा कर रहा है, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही यहां से यहाँ आज अब नया कुछ नहीं आए तो भी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। सबसे पहले समझो टाइम बार्ड डेट होता क्या है। एक एक बच्चा ध्यान से इसलिए समझेगा क्योंकि 3-3 4-4 बार पूछ लेते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम वाला पॉइंट है नहीं, खुद कान खोल के सुनो, एक बार में सबको ढंग से समझना है कि टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड कहां से होता है, इस एंगल से। ठीक है, सुनो। हमारा मितुष मोदी है, उसने जश शाह को 10 लाख रुपए दिए थे 1 साल के उधार के लिए, और दोनों के बीच में डिसाइड हुआ कि 1 साल बाद जश शाह ब्याज समेत 11 लाख रुपए चुका देगा। बन गया कॉन्ट्रैक्ट? यस सर, बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ, 1 साल, ये कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है, मान लो 1/1/2025 को बन रहा है। ठीक है सर, 1 साल कब पूरा हो गया कि सर 31 दिसंबर 2025 को 1 साल पूरा हो गया। और कब रेंट क्या सॉरी ब्याज समेत पैसा कब पूरा आ जाना चाहिए कि सर 1/1/2026 को पैसा आ जाना चाहिए। ओके सर, 1/1/2026 को यदि पैसा नहीं आया, 1/1/2026 को यदि पैसा नहीं आया, तो मितुष को जश के ऊपर एक्शन लेने का अधिकार मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? यस सर। यानी कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हो रहा है, कॉज ऑफ एक्शन मितुष जश पे एक्शन ले सकता है, ये अराइज हो रहा है 1/1/2026 को। क्या ये समझ में आ गया अभी तक सबको? कॉज ऑफ एक्शन, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस आनी थी उस दिन नहीं आई, तो कॉज ऑफ एक्शन मिलने का कॉज ऑफ एक्शन का अधिकार मिल जाएगा। बच्चों ने ये बात समझ में आई या नहीं आई? रिचा, सुया, जश, ठीक है। अब खेल देखना। तो सर कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? मितुष जश के खिलाफ कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर, जाएगा सर, वही तो एक्शन लेने का अधिकार वहीं से तो मिलेगा। तो सर कितने टाइम के अंदर अंदर इसको कोर्ट में जश के खिलाफ केस फाइल कर लेना है कि सर जो डेट्स होते हैं ना सर, कितने टाइम में जाना है, ये दिया हुआ होता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट में। एक एक्ट है इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। वो लिमिट, टाइम लिमिट बताता है कि तुम सामने वाली पार्टी के खिलाफ अलग अलग सिचुएशन में कितने टाइम में कोर्ट में पहुंचना होता है। नॉर्मल कोई डेट है, जैसे कि मितुष ने जश को उधार दिया, तो डेट के केस में जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है उसके 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट में पहुंचना होता है जश के खिलाफ। यदि 3 साल में कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं किया, तो अब वो कैसा डेट बन जाएगा? टाइम बार्ड डेट बन जाएगा। यानी कि इसको यदि मितुष को जश के खिलाफ केस फाइल करना है तो 1/1/2026 से लेके 1/1/2026, 27, 28, ठीक है। 3 साल के अंदर कोर्ट का दरवाजा नॉक कर देना है कि प्लीज मेरा केस लो, इसने मेरा पैसा नहीं चुकाया। 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट में पहुंच जाना है, ठीक है। अदरवाइज 3 साल के बाद में ये कैसा डेट बन जाएगा? टाइम बार्ड डेट। अब ये चौथा साल चालू होने के बाद कोर्ट में नहीं पहुंचा है तो अब नहीं जा पाएगा। ये डेट कैसा बन गया? टाइम बार्ड। अब ये वसूल नहीं सकता इसको। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए यस और नो। टाइम बार्ड की कैलकुलेशन कहाँ से चालू होगी? कॉज ऑफ एक्शन वाले दिन से चालू होगी, ठीक है। और टाइम बार्ड डेट जो है, डेट के केस में लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है? 3 साल। जमीन का कोई केस है तो लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है? 12 साल। जमीन का कोई केस है तो लिमिटेशन पीरियड कितना होता है कॉज ऑफ एक्शन से?
12 साल। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है। हमको डेट से ही कंसर्न है, क्योंकि हमको इंडियन लिमिटेशन एक्ट नहीं पढ़ रहा है। ओके, ये ध्यान रखना है। इसमें एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं टाइम बार्ड वाला 3 साल वाले कंसेप्ट पे। तो कहाँ से चालू हो रहा है? 1/1/2025 से नहीं हो रहा है भाई। जब वो परफॉर्मेंस देने का टाइम आया ना और नहीं दी गई, तो वहां से कॉज ऑफ एक्शन मिलेगा। तो वहां से ये 3 साल का पीरियड चालू हो रहा है। 26, 27 और 28 में कोर्ट में पहुंचना है। यदि 26, 27 और 28 में नहीं और 29 में पहुंचा, ऐसे तो मिदुष 50 साल बाद उड़ के पहुंचेगा कि 50 साल पहले मैंने इसको डेट दिया था, इसने मेरे को चुकाया नहीं, चलो मेरे को दिलाओ। कोर्ट कहेगा बावड़ा हो गया क्या, पागल हो गया है, 50 साल बाद उठ के आ रहा है, 3 साल के अंदर अंदर पहुंचना था तेरे को। यदि विदुष लिमिटेशन पीरियड से लेट कोर्ट में पहुंचता है, तो कोर्ट ऐसे डेट को टाइम बार्ड मानेगा और पहली तारीख को ही केस उड़ जाएगा। और यदि विदुष के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए लेट होने के लिए, टाइम बार्ड से लिमिटेशन पीरियड से लेट होने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए कि सर मैं तो कोमा में पड़ा हुआ था 3 साल से, मैं कैसे आके कोर्ट में केस फाइल करता, तो फिर कोर्ट फिर भी मान सकता है। पर आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये कोर्ट के विवेक पे है कि वो 3 साल से लेट लेता है, नहीं जनरली नहीं लेता है, टाइम बार्ड चीजों को नहीं लेता है, एंट्री नहीं देता है। ठीक है, एंसल फर्नांडिस बोल। नहीं सर, वही डाउट था कि अगर स्ट्रॉन्ग रीजन है तो कंसिडर करता है क्या कोर्ट। भाई तो मैं पहले भी बताया और आज भी रिपीट कर दिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रीजन बहुत अरे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो थप्पड़ मार के बाहर निकाल देंगे। हाँ, चलो नेक्स्ट। तो प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट जो है, मान लो मितुष मोदी ने ये अपने जज शाह को 11 लाख रुपए वापस चुकाने थे इसको, ये नहीं चुका पाया, तो मितुष मोदी को 3 साल के अंडर अंडर कोर्ट में पहुंचना था। मितुष मोदी भी नहीं पहुंचा, तो ये डेट कैसा बन गया? ये डेट बन गया टाइम बार्ड। तो क्या अब मितुष मोदी इसको वसूलने के लिए कोर्ट में जा सकता है? नहीं सर, अब नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन देखो कई बार कुछ लोगों का समय बुरा चल रहा होता है, नियत खराब नहीं होती है। तो जश का समय बुरा चल रहा था, इसलिए वो 11 लाख रुपए नहीं चुका पाया। तो लेकिन समय ठीक आया, तो जश ने विदुष को बोला, विदुष देख मैं तेरा पैसा उस समय नहीं चुका पाया था, मैं अब चुकाने का वादा करता हूं। तो यानी कि आज जश से यहाँ पर कंसिडरेशन जा रहा है, लेकिन आज मिदुष से कोई कंसिडरेशन जा रहा है? नहीं सर, नहीं जा रहा है। जस्ट प्रॉमिस कर रहा है टाइम बाद डेट को चुकाने का, तो आज यहाँ से यहाँ कंसिडरेशन जा रहा है, यहाँ से नहीं जा रहा है। सर कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, नहीं जा रहा है, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो अब जज शाह रेस्पॉन्सिबल होगा इस कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी को पूरा करने को। यस सर, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा करने को ये अब रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है यदि जज ने टाइम बार डेट चुकाने का वादा कर दिया। पर उसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं। क्या क्या जरूरी बातें हैं, आइए देखते हैं। किसने हाथ खड़ा किया था? मिदुष ने किया था। हाँ सर, वो मैं पूछ रहा था कि फिर अगर वो बाद में पे करने को करता है, टाइम बाउंड चेक, वो टाइम लिमिट के बाद पे करने को प्रॉमिस करता है, तो वो मेरे लिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया या नहीं होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं ना। अच्छा, वॉइडेबल क्यों होगा? मतलब वो मेरी मर्जी पे हो गया ना, क्योंकि डिपेंड। तेरे को अपने डूबे हुए पैसे आते हुए बुरे लग रहे हैं क्या? नहीं, किसी को लगते हैं बट क्या? सो कर। अच्छा। तू कोई संत महात्मा हो गया क्या? नहीं हुआ ना? तो ऐसे फर्जी सवाल मत पूछा कर। ठीक है, अच्छे सवाल पूछा कर। नेक्स्ट। तो सर प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट इज वैलिड, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रोवाइडेड। सर जैसे ऊपर अपन ने 3-4 बातें जरूरी जरूरी पढ़ी थी ना कि सर राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, नियर रिलेशन, वैसे इसका भी कुछ जरूरी बातें हैं। क्या क्या जरूरी बातें होनी चाहिए? कि सर सबसे पहले तो वो राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, केवल राइटिंग में लिखने से थोड़ी काम चलेगा, उसको साइन भी तो करना पड़ेगा। जज शाह या उसका ऑथराइज्ड एजेंट जो इस बिहाफ में ऑथराइज हुआ है, दोनों में से किसी एक के साइन होने चाहिए। ठीक है, तो राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए। मजे की बात यह है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। मजे की बात यह कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की कोई वैलिड रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर थी
एग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में रजिस्ट्रेशन जरूरी था, यहाँ पर नहीं है कि उसको जाके रजिस्टर करो, ऐसा नहीं। तो सर राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए सर, रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी जरूरी बात क्या है, प्रॉमिस मे बी टू पे होल और एनी पार्ट ऑफ द डेट। देखो जज शाह यदि पूरे 11 लाख रुपए चुकाने की बात करता है तो प्रॉमिस होल ऑफ द डेट चुकाने का कर रहा है, टाइम बार्ड जो हो गया था। ये बोलता है यार मैं देख उस समय मेरा समय खराब था, मैं नहीं चुका पाया था, मैं तेरे को अभी 6 लाख रुपए चुकाने का वादा करता हूँ, तो पार्ट डेट चुकाने का वादा कर रहा है ना। यस सर। तो सर ये भी वैलिड है, ठीक है। पूरे का अधूरे का जो जितने अमाउंट का वादा किया टाइम बार्ड का वो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या क्या सर, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे होल और पार्ट ऑफ द डेट, ठीक है। ये 3 बातें समझ में आ गया। यस सर, एग्जाम्पल वही है। और एक बार वादा कर दिया और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कैसे राइटिंग में दे दिया, साइन था दे दिया, तो सर अब वापस जश सॉरी मिदुष को जो प्रॉब्लम हो रही थी ना कि टाइम बार्ड बन गया भैया, अब तो मैं जश शाह पे केस नहीं कर सकता, लेकिन जश शाह ने